चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और सब शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन उस दिन की ताजी जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर चर्चा करते हैं कि उस तरह की उस दिन के घटनाक्रम होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आज के बिग बुलेटिन पर चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वरुण त्रिपाठी, युवक कांग्रेस के नेता हैं। अनुपमा शर्मा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पुष्पराज जैन एमएलसी के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा संजीव यादव बंटी ये महानगर समाजवादी पार्टी के महामंत्री रहे हैं। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष है। और गौतम कश्यप ये आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। इसके अलावा आज विशेष आमंत्रण पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विजय बहादुर यादव भी हम सबके बीच में हैं। हम लोग पिछले काफी दिन से कोरोना को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। जो पंचायत चुनाव हुए उनको नतीजों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज का ये बिग बुलेटिन का जो विषय है वो इसी क्रम में है। पिछले दिनों पंचायत चुनाव कराए गए और पंचायत चुनाव को लेकर के कई तरह के घटनाक्रम सामने आए। पंचायत चुनाव जिस समय हुए उस समय कोरोना का जो प्रकोप है, कोरोना का जो संक्रमण है वो पीक पर था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव हो रहे थे। सरकार हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गई थी। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रही थी सरकार। और उस कोरोना काल में पंचायत के चुनाव हुए, मतदान हुआ, मतगणना हुई। और ये ये हम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि अब व्हाट्सएप खोलना, फेसबुक खोलना बड़ा भयावह लगने लगा है कि कब हम श्रद्धांजलि लिखते लिखते थक रहे हैं, लेकिन घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। और ये इसी श्रृंखला में जो मतदान और मतगणना में लगे हुए हमारे शिक्षक थे, प्राथमिक शिक्षक थे, उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो दिवंगत हो गए, कोरोना के चलते कोरोना से संक्रमित हुए और उसके बाद में दिवंगत हो गए। ये संख्या फर्रुखाबाद में अभी तक 22 के करीब पहुंच गई है। 22 शिक्षक कोरोना की भेंट चल गए। कोरोना में संक्रमित होने के बाद में उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन सरकार अभी तक इन शिक्षकों के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकी है, जबकि शिक्षक संघ की तरफ से बराबर इस संबंध में मांग उठाई जाती रही है, पूरी जानकारी सरकार को दी जाती रही है। सरकार ने भी केवल 3 शिक्षकों को इस श्रेणी में माना है कि जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। और उसके लिए पूरी पूरी उन्होंने कंडीशंस जो है वो बखानी है। अभी हम लोगों ने जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं मुकुट वर्मा, उनके सामने भी ये बात उठाई थी और वो भी इस बारे में भी कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे पाए। शिक्षकों की मृत्यु पर आज हमने सरकार में एक स्टेटमेंट देखा है, सरकार अखबारों में आया है कि 3 लोगों के नाम आए हैं। निश्चित रूप से वो 3 नाम इसलिए आए होंगे क्योंकि वो ऐसे समय में आए जो मतदान के दिन या मतगणना के दिन इन हिसाब से वो आए होंगे। किंतु सरकार हमारी बहुत ही गंभीर सरकार है। आज सबके जो भी मैसेज जा रहे हैं, जो अखबारों में निकल रहा है, इन सब पर भी मनन होगा और निश्चित रूप से कोई बढ़िया सलूशन निकलना चाहिए। हर मुद्दे पर अड़ियल रवैया अपनाती है, चाहे हाई कोर्ट उनको कुछ भी कहे, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे। इन्हें उससे लेना देना नहीं है। इन्हें केवल 2 चीजों से मतलब है, किस तरह से बेईमान फरेब करके अपने आप को सत्ता में लाना है। इन्होंने आप ये बताइए, अभी कहीं चुनाव हो, विधायक तो तोड़ने में बहुत माहिर है, उसकी व्यवस्था बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन ना कोरोना किट की व्यवस्था की, और जो चुनाव ड्यूटी पर भेजे भी गए उनको किसी प्रकार से ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई जो वो तमाम लोग इस गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा सके। आज ही का एक बयान है, डिबेट आई थी, उन्नाव, प्रयागराज,
गाजीपुर, बलिया, तमाम ऐसे जिलों में जहाँ महामारी फैली हुई है, जो गंगा पवित्र थी उसको अपवित्र करने का काम इन्होंने किया है। तो ये जो गुरुजन हैं हमारे, और जो कोरोना की फेंट चल गए, कोरोना से संक्रमित होने के बाद में जिन्हें बचाया नहीं जा सका, एक दुखद स्थिति है। लेकिन सरकार अभी इस मामले में बहुत अधिक संवेदनशील नहीं हो पाई है, बहुत फैसला अभी नहीं ले पाई है। और ये संख्या जो उत्तर प्रदेश स्तर पर है, उत्तर प्रदेश स्तर पर ये बहुत बड़ी संख्या, लगभग 1,500 से ऊपर ये संख्या पहुंच गई है, जिनको लेकर के जिनको अनुग्रह राशि को लेकर के मांग उठाई जा रही है प्रतिदिन। तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो शिक्षक हैं हमारे समाज के सम्मानित वर्ग से आते हैं, गुरुजन हैं हमारे, उनके साथ अपनी संवेदनशीलता जोड़ते हुए हम इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल मिश्रा जी आपसे शुरुआत करेंगे। अनिल मिश्रा जी, क्या अनुपमा जी आपसे ही शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की। जो अभी तक हमने पूरी भूमिका बताई है, उसको लेकर के क्या सरकार का जो रुख है उसके बारे में क्या कहा जाना चाहिए? सरकार के बारे में रुख की बात अगर मैं करूं शेखर भैया, तो ये है कि मास्टरों का ख्याल ये सरकार क्या करेगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि जबकि विशेषकर 19 के बाद से, जब से सरकार, ये भाजपा सरकार प्रदेश में और देश में पुनरागमन करी है, तब से देश को ऐसी पनौती लगी हुई है कि बच्चे तो बेचारे पढ़ाई से गए और युवा रोजगार से वंचित हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी। और खुदरा व्यापारी व्यापार से घर बैठे हैं, मजदूर वर्ग जो है वो दरबदर हो रखा है। भाई आपको मौका भाई। और सरकार की जो मुख्य नीति है वो सिर्फ मनमानी है, जिसके तहत कि आपने भी बोला कि हाथ जोड़ के हाई कोर्ट ने जबकि इनसे बोला था कि पंचायत चुनाव टाल दिए जाएं, लेकिन इनको सत्ता का इतनी ज्यादा ललक थी और सत्ता पे इतनी ज्यादा इनको भावनाएं इनकी उमड़ रही थी सत्ता पाने के लिए, कि इन्होंने वो नहीं किया। और उसके बाद भी इन्होंने चुनाव कराए, जिस चुनाव के परिणाम स्वरूप 700 शिक्षक तो इनके कोरोना पीड़ित हो गए थे, शिक्षक संघ वालों के, जो कि मतगणना से पहले ही, जिसकी की डिमांड की गई थी कि मतगणना टाल दी जाए, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं टाली और भाजपा पंचायत चुनाव करवा लिए, जबकि इन्हें कायदे से वो नहीं कराने चाहिए थे। लेकिन ये अपना वहां कब्जा चाह रहे थे, अपना वहां ये सत्ता पे लाना चाह रहे थे। और शिक्षकों को इसमें एक गौर करने वाली बात ये भी है कि इससे पहले भी चुनाव में मैंने देखा है, पंचायत चुनाव में भी, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर कोई मतलब प्रेग्नेंट होती थी महिला शिक्षक या किसी का बच्चा छोटा होता था, तो वो इस अर्जी पे उसकी ड्यूटी काट दी जाती थी। लेकिन इस बार प्रशासन इतना ज्यादा कड़ा था कि वो दुधमुहे बच्चों को लेके शिक्षिकाएं अपनी ड्यूटी करने गई हैं। तो जब कोरोना काल इतना फैल रहा था, तो उस समय इस हद तक जाने की प्रशासन को क्या जरूरत थी? क्या उन शिक्षकों को वंचित नहीं किया जा सकता था? क्या उनको ड्यूटी से ऑफ करना इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? और आज जब 1,500 से ऊपर शिक्षक, जैसे कि आप भी बता रहे हो, फर्रुखाबाद की तो आज ही की न्यूज है किसी अखबार में कि 22 एक्चुअल में है, 22-23 के आसपास, लेकिन केवल 3 की लिस्ट मानी गई है। तो क्या अगर हम ड्यूटी के दौरान, अगर शिक्षक ड्यूटी के दौरान वहां कोरोना संक्रमित हुए और उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या वो उस चुनाव ड्यूटी से संक्रमित हुए नहीं माने जाएंगे? मतलब ये कितना अमानवीय चेहरा इस सरकार का सामने आ रहा है। मतलब अमानवीयता की पराकाष्ठाएं। ठीक है, इन्होंने गंगा जमुना को जैसी पवित्र और पावनी नदियों को आज इन्होंने लाशों की नदियां बना दिया है। ये वो आंकड़े भी नहीं मान रहे हैं। ये गोवा में जो 4 दिन में 75-74 मरीज मरे ऑक्सीजन की कमी से, ये वो आंकड़े भी नहीं मान रहे हैं। ये शिक्षकों के आंकड़े भी नहीं मान रहे हैं। तो कम से कम सच्चाई से मुंह तो ना फेरे ना, और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम विदेश को दिखा रहे हैं या तुम जो हो वो फलाने को दिखा रहे हो। इस सबसे क्या मतलब है? वास्तविकता है ना, शिक्षक वहां गया, वो ड्यूटी पे क्योंकि गया और ड्यूटी पे कोई संक्रमित था, और आपने ड्यूटी पे संक्रमित वालों को भी अधिकार दिया था चुनाव करने का, वोट डालने का।
तो बाद के 1 घंटा जो संक्रमित व्यक्ति उस गांव का, उस शहर का, उस पंचायत का, उस बूथ का जो वोट डालने गया, अगर उससे कोई भी शिक्षक या उससे कोई भी ड्यूटी वाला पदाधिकारी अगर संक्रमित हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन लेगी ना, क्योंकि हम उन्हीं के कहे पे तो ये शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे। तो ये तो अमानवीयता की इस सरकार की पराकाष्ठा है। और इससे ज्यादा तो मतलब क्या बोला जाए, मतलब ये दुख होता है कि ये सरकार थी जिसे कि लहर के तहत लोगों ने चुना, मतलब सिर्फ एक मुद्दा है आपके पास, सिर्फ आप उस मुद्दे को करोगे, जान की कोई कीमत नहीं है आपके लिए। ठीक, ये सूची है हमारे पास जो शिक्षक फरुखाबाद के दिवंगत हुए हैं दौरान। राजीव अग्निहोत्री हैं, नरेश राजपूत, अशोक द्विवेदी, संतोष दीक्षित, ममता शर्मा, नारायण शंकर मिश्रा, अर्चना भरतरिया, जय सिंह, महाश्वेता यादव, श्रीमती बानो, शिल्पा पाल, लहीक मोहम्मद, राकेश कुमार, विक्रम मौर्य, नेत्रपाल दिवाकर, माला, शिव नारायण सिंह, रुमाना खान, पूनम पुष्कर, रैसुल हसन और ममता कुमार। ये सूची अभी तक हमें प्राप्त हुई है। अनिल मिश्रा जी, क्या जो इस तरह की स्थिति अभी तक बनी है, सरकार इस बारे में कोई भी फैसला नहीं कर पा रही है, प्रभारी मंत्री कोई स्पष्ट आश्वासन देकर नहीं गए हैं, तो ये जो शिक्षकों के बारे में अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर के क्या सोचा जाए, क्या कहा जाए? स्पष्ट है और मैं शिक्षक लोगों की सूची दी है। शिक्षक संघ की 1621 लोगों की सूची है। अदालत ने कहा कि 125 लोगों को राहत मिलनी चाहिए और प्रदेश सरकार के सम्मानित माननीय शिक्षा मंत्री महोदय वो कह रहे हैं कि केवल 3 लोग मरे हैं। 4 कह रहे हैं, चलिए 3 और 4 है। और इससे ज्यादा क्रूर बयान, इससे ज्यादा अमानवीय बयान, इससे ज्यादा असंवेदनशील बयान, जिसमें की कोई संवेदना नहीं है, ये इसके पहले कभी नहीं देखा गया। शिक्षा मंत्री के लोगों से आपका विभाग काम ले रहा है और जहां पे जो लोग हैं, आपने साफ तौर पे उनके आत्मविश्वास का चीरहरण किया है। पूरा का पूरा शिक्षक समाज उत्तर प्रदेश का इस वक्त के ऊपर हतोत्साहित है और अपने बेबसी के ऊपर जो है बाकायदा इस वक्त पे जो है रो रहा है, अगर सही बात पूछी जाए। सरकार की नीत और नियत स्पष्ट हो गई है अनिल जी, लाल फीता शाही हावी है। माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप जो है वो अपने क्या कहते हैं, मेरे पास में 3 की खबर है। अब मैं बताऊं इनको, अब अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो मैं बताना चाह रहा हूं, और उनके साथ में हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित साथी हैं यहाँ, उन्नाव के बीएसए ने 32 लोगों के निधन की सूचना सत्यापित करवाई और सत्यापित करवाने के बाद में बेसिक शिक्षा सचिव को सौंपी। फिरोजाबाद में 6 मई को उसने अपने बीएसए ने लिखा है एडीएम को कि ऐसे शिक्षक की जिनकी की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी उसमें से 7 शिक्षक जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। लखीमपुर खीरी का एक और उदाहरण है कि जहां पर पंचायत चुनाव में दिक्कत होने के कारण 55 लोग जो है वो अपने दिवंगत हुए हैं। आप जो है कोरोना का आप जो उसकी ABCD जान रहे हो? शिक्षा विभाग में बैठ जाना और किसी पद के ऊपर मंत्री का हो जाना अलग बात है, लेकिन कोरोना क्या एकदम से कोई सांप काटता है कि जिसके की जहर से आपकी तुरंत 5 मिनट में मृत्यु हो गई? आप उसको कहते हैं कि अगर वो जाता है घर तक और घर तक पहुंचने के वक्त तक का इतने घंटे का मार्जिन है, अन्यथा हम उसको नहीं मानेंगे। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि इसमें जो है वो अपने अच्छा, और ये स्वाभाविक है। देखिए, चाणक्य ने कहा है कि शासक जो है वो जब तक कि जनता के दुख दर्द से वाकिफ नहीं होता है, और शासक को वाकिफ होने के लिए घर गृहस्थीदार होना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि वहां पे घर गृहस्थीदार नहीं, वहां ऐसे लोग हैं कि जहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, जहाँ भतीजे नहीं खाएंगे, बच्चे नहीं खाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे उसके बाद में। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, किसी माँ के दर्द को कैसे समझेंगे, किसी पिता के दर्द को कैसे समझेंगे? ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि शिक्षक ने ज्वाइन की ड्यूटी, वो तैयारी कर रहा था PCS की, और इस बीच में जो है उसने ड्यूटी ज्वाइन करी और इसी बीच में जो है पहली तनख्वाह नहीं मिली और उसकी मृत्यु हो गई। उसको जो है वो कहां से आप लौटा देंगे? आप जो है वो क्या किस तरीके से कंपनसेट करने की बात कर रहे हैं? तो इसलिए मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि इससे ज्यादा अमानवीय और इससे ज्यादा जो है क्रूर बयान नहीं। और जासु राज में प्रजा दुखारी ता अवश्य नरक अधिकारी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त के दौर में जब तक कि आगामी चुनाव नहीं होता है
तब तक बिल्कुल साफ सी स्थित है कि सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, अरे कातिल भी हम ही हैं और कत्ल भी हमारा है। चिल्लाते रहो, कहते रहो, नकार खाने में तूती की आवाज नहीं सुनी जाएगी, लेकिन ये भूल रहे हैं सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के साथी कि अब ये स्थितियां जो हैं गली नुक्कड़ चौराहों पर चर्चा का विषय बन गई हैं। और शिक्षक जो है जब एक होता है जहां पे, तो उसके बाद में जो है फिर वो पूरी की पूरी गड़बड़ा जाती है। अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस बिरलों में होता है। हम कह रहे हैं कि इस वक्त के ऊपर भी अपनी गलती को ये स्वीकार करने की बात करें और उसके बाद में क्या रामराज की यही परिकल्पना है अनिल जी? राम राज्य में जो है यही स्थिति की बात की परिकल्पना आपने करी थी। हम राम के बहुत बड़े भक्त हैं, हम राम के फॉलोअर हैं, लेकिन हम किस राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो राजा को अगर जो है वो सत्य निष्ठा सद्भावना के साथ वरुण जी। हेलो जी जी बाजा, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। और जो 1600 से ऊपर शिक्षक इस कोरोना काल में हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें मैं कहीं ना कहीं संवेदना व्यक्त करता हूं, कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता के नाते। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप समझिए, सरकार ने एक नाम रखा है द फ्रंट लाइन फाइटर। तो ये जो 1500-1600 शिक्षक आज हमारे बीच नहीं है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप इस विषम परिस्थिति में जिस तरीके से इन लोगों ने चुनाव कराया, मतगणना कराया, फिर काउंटिंग कराई, और ये सब पूरे प्रशासन, पूरे तंत्र के तहत इन्होंने कहीं ना कहीं सरकार का जो सहयोग किया है, आप समझिए कि वो इस दौरान जब हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं तो ये सरकार से मांग करता हूँ कि आप उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। अब कोर्ट ने कहा कि 125 और करीब 1600, जिस तरीके से अभी मिश्रा जी ने, हमारे सपा के साथी ने बताया, उसके बावजूद भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें सिर्फ इन्होंने 3 को माना है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये सब जानते हैं, जानने के बावजूद भी जो हमारे 20,000 जो शिक्षक नहीं रहे, उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया उसके प्रति भी ये सरकार बिल्कुल उदासीन है। तो इनका बिल्कुल नाकारे बन का रवैया है। आप समझिए मृतक परिवार है, वो इस समय क्या और कैसी कंडीशन में अपना जीवन यापन गुजार रहे होंगे। जिन बच्चों ने अपने बाप गंवाए, जिन विधवाओं ने अपने पति गंवाए, और साथ मंत्री का ये बिल्कुल एकदम कायराना टाइप का ये जो बयान आया है, ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी का विषय है। जो स्थितियां है वो आने वाले समय में इन्हें इनका माकूल जवाब उत्तर प्रदेश की। बंटी यादव जी, संजीव यादव जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सम्मानित गुरुजनों के जो पारिवारिक लोग हैं, मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उनको अपना दुख सहने की शक्ति दे, और मैं ऐसे शिक्षकों को श्रद्धांजलि देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अपने फिर डिबेट में बैठे हुए अपने वरिष्ठ बड़े भाई साहब श्री अनिल मिश्रा जी और जितने साथी हैं सभी को प्रणाम करते हैं। और शेखर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आपने हमको भी बोलने का मौका दिया, एक ऐसा विषय रखा संवेदना वाला, जिसमें शिक्षकों के प्रति आपका जो ये नजरिया निकला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे हमारे जितने भी साथी जनपद फर्रुखाबाद के, जितने भी साथी फर्रुखाबाद के जो कोरोना से संक्रमित होकर दिवंगत हो गए हैं, मैं उन सभी को, उनके परिवार वालों को और दिवंगत आत्माओं को जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, अपने साथियों की आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। रही बात, जैसी अभी मिश्रा जी ने कहा, क्योंकि हम शिक्षक हैं, किसी राजनीति तरफ मुझे जाने का अवसर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस दुख की घड़ी में अपनी बात तो कहना होता है। बात कहने से पहले मैं कहूं क्या, जो मेरे तो आंसुओं की धार भी निकल सकती है। हमने अपने ऐसे साथी खोए हैं जिनके लिए मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं डिबेट बहुत दिन से देख रहा हूं।
अगर शेखर जी आज ये बात ना रखते तो हो सकता है कि डिबेट में शिक्षकों की बात आती भी ना। इसलिए जो भी अधिकारी आज तक रहे, हमारे जनप्रतिनिधि रहे, सत्ता पक्ष के विधायक रहे, जितने लोग रहे, मैंने आज तक कभी किसी अखबार में या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी भी उनको उनके प्रति, उनकी आत्माओं के प्रति कुछ भी लिखते हुए नहीं देखा है। हम लोगों को भी हो जाता है कि हमने जनप्रतिनिधि हमारे बीच के भी होते हैं, अगर हम लोगों की मृत आत्माओं के लिए कुछ दो शब्द कह देते। रही बात हमारे शिक्षकों की, जो सरकार जिस तरीके से हम लोगों को, हमारे मंत्री जी हम लोगों के बीच बहुत सम्मानित मंत्री थे, हम लोग उनको बहुत सम्मानित करते थे। हमेशा उन्होंने ये कहा है कि हम शिक्षकों के लिए ही हैं और हमारे होते हुए शिक्षकों का कोई कुछ भी नहीं कर बिगाड़ सकता। परंतु जब हम लोगों ने 3 मृतकों की संख्या देखी, मंत्री जी के मुंह से सुनी, तो मेरा दिल टूट गया, आहत हो गया। मैं तो ये जानता हूँ, हो सकता है कि जो प्रदेश के 16 से 21 लोग की आत्माएं दिवंगत हुई हैं, हो सकता है कि अगर मैं भी उनके बीच होता तो मैं 16 से 21 वाला मंत्री जी की बात नहीं सुन सकता था। परंतु मैं तो जीते जी भी अपने को उन्हीं के क्रम में जोड़ने लगा कि तुम तो तीन ही रह गए, 16 से 21 के 3 रह गए। हो सकता है वो तो 16 से 21 में खाली उन्हें 1-6-2 हटा के मात्र 1 ही रखते तो और अच्छा रहता। ये जो हमारे फर्रुखाबाद के 22 साथी शिक्षक और 2 शिक्षा मित्र दिवंगत हुए हैं, सरकार ने कोई व्यवस्था हम लोगों के लिए नहीं की। हम लोग सब गिड़गिड़ाते रहे, हमारे साथी गिड़गिड़ाते रहे, संक्रमित रहे, बुखार से रहे। जब बुखार की शिकायत उनसे करने गए वहां ड्यूटी कटाने के लिए, तो कह दिया आप पैनल में जाइए, चेकअप कराइए, दुनिया की बात करके, लेकिन ड्यूटी नहीं काटी। ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने पहले जिस समय 100 की संख्या पहुंची थी, उसी समय सरकार को लिखित पत्र दिया कि आप चुनाव जब अभी 1 या 2 फेज हो पाए हैं, इनको रोक दीजिए। सरकार उनकी नहीं सुनी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए, सरकार के दिमाग में नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि शिक्षक तो बेचारा बड़ा कमजोर तबका मान लिया गया है। शिक्षक का तो हाल ये हो गया कि चाहे अगर ड्यूटी करो ना तब मरो, और वो इधर अगर करते हो तो कोरोना से मरो। उनका तो एक बात ही है, हम तो लोग तो ड्यूटी करने के लिए मजबूर हैं। जब 506 की संख्या पहुंची शेखर जी, उस समय प्रदेश अध्यक्ष जी ने फिर पुनः आग्रह किया कि अभी 2 फेज की चुनाव बाकी है, चुनाव टाल दीजिए। नहीं सुना गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि मतगणना को रोक दो, तो सरकार ने कहा कि मतगणना की व्यवस्था हम पूरी कर लेंगे और मतगणना में कोई भी संक्रमित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसा अखबारों में भी सुना, सब कुछ हुआ, ये भी निकला बिना संक्रमित व्यक्ति उसके अंदर जब तक जांच नहीं करा लेगा तब तक उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन मैंने देखा ना कोई जांच हुई। जैसा कि अभी एक दिन हमने सुना था कि नवाबगंज का एक कोई नवाबगंज हॉस्पिटल में बता रहे फर्जी बनाते रहे और प्रशासन चुप बना रहा, प्रशासन को पता ही नहीं लगा। प्रशासन को तब पता लगा जब हमारे बहुत साथी चले गए मतगणना कराने के बाद, तब पता लगा कि मतगणना के लिए तो फर्जी कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट बनती, निगेटिव रिपोर्ट बनती रही। धन्य भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि जब उसके बाद भी हम लोगों ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने समस्त जिला अध्यक्षों को ये सूचित किया कि आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके आप बिल्कुल उनकी मृत्यु के दिनांक 13 तारीख से लेकर के 13 तारीख से चूंकि प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था, मतगणना की डेट तक जितने लोग संक्रमित हुए हैं, संक्रमित होकर के या संक्रमित हैं या आज भी कोरोना से जिनकी मौत हो रही है ड्यूटी करने के बाद, हम तो बड़ा आश्चर्यचकित हैं मिश्रा जी। कोरोना एक ऐसी बीमारी होनी चाहिए थी कि चुनाव की ड्यूटी में गए, वो बकसिया पकड़ी और वहीं पटक हो लग जाती, कोरोना समाप्त हो जाते तो माना जाता कि हम लोग कोरोना से समाप्त हुए। लेकिन कोरोना की बात नहीं,
दुखद भाई स्थिति है। ऐसी बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं थी। बात तो ये थी कि पहले एक गाइडलाइन बनी थी, ये तो हमेशा ही बनी रही कि चुनाव में जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बुखार से पीड़ित हो जाएगा, कुछ कारण बन जाएगा, सर्प काट लेगा, कहीं कुछ हो जाएगा, इसलिए ऑन ड्यूटी पे मान लिया जाएगा। लेकिन संक्रमित व्यक्ति तो ऑन ड्यूटी जी आवाज आ ये रही सही क्या? शेखर भैया, हमको पता लगा कि 200 से 300 रुपया लेके वो कोरोना का बना देते थे रिपोर्ट पॉजिटिव। ठीक हो गया हाँ हो गया। हमें बोलने दो तो फिर हम बताएं। बोलिए जी भाई हम ये साहब, कह रहे हैं क्योंकि जब ये स्थितियां रही हो गया इसे देखना बोलिए। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से दिवंगत सभी शिक्षकों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। आदरणीय विजय बहादुर भाई साहब ने बड़ी बड़ी बहुत सी बातें की हैं और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, और इस पीड़ा पर मैं किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी पीड़ा पर टिप्पणी करना बेईमानी होगी। तो बिल्कुल ठीक है, उनकी पीड़ा अपनी जगह जायज है और इस पीड़ा को समझना भी हमारा कर्तव्य है। जहां तक रही बात, ये समझना पड़ेगा कि 3 शिक्षकों को लेकर के एक बात मैंने देखी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जितना समय अपना डेटा कलेक्ट करने में और आंकड़े कलेक्ट करने में लखीमपुर सीतापुर घूम के आए, अगर उसमें से 2 मिनट का समय भी इन्होंने इस बात पे दे दिया होता कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम होता है, ना कि राज्य सरकार का। चुनाव आयोग की एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के हिसाब से सारी चीजें तय होती हैं और उस गाइडलाइन में कहीं ना कहीं एक झोल है, और वो झोल ये है, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं, आप सबसे छोटा हूं, हो सकता कहीं त्रुटि हो जाए तो संशोधन कर दीजिएगा। मेरी जानकारी जहां तक मेरी जानकारी है, चुनाव आयोग की एक गाइडलाइन है कि जब से वो ड्यूटी करने गया और ड्यूटी जब से उसकी खत्म हुई, इस बीच में जो मृत्यु होती है वो उस दायरे में आती है, और उन्हीं के ही आंकड़ों को लेकर के सरकार ने ये आंकड़े दिए थे कि वो 4 लोग खत्म हुए। सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये संवेदनाएं हैं कि आप देखने का प्रयास करिए कि हमने तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि वो अपने गाइडलाइन में संशोधन करे, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जब जारी हुई थी तो कोरोना जैसा कोई भी बहुत बड़ा स्टेप था नहीं, कोरोना बहुत बड़े पैमाने पे था नहीं कहीं भी, तो इसलिए मुझे लगता है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत उन्होंने, चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन जारी की जो हमेशा हर साल जारी होती है। इसीलिए हमारी योगी जी की सरकार ने चुनाव आयोग से ये निवेदन किया कि वो अपनी गाइडलाइन में संशोधन करें, और आदरणीय योगी जी ने, आपने आज का, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत मांग कर रहे थे, मुझे लगता है कि थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा पहले उन्हें मांग करनी चाहिए थी। आदरणीय योगी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये स्टेप आउट कर लिया है कि वो 50 लाख रुपए हर मृत शिक्षक को देने का प्रावधान करने जा रहे हैं, और प्रत्येक शिक्षक के परिवार को, जो मृत शिक्षक है, उसे नौकरी देने का प्रावधान करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियां हैं, सत्ता इन्हें बहुत पास दिख रही है, ये कोरोना इनके लिए सत्ता का माध्यम है, मैं पहले भी कह चुका हूं, तो कहीं ना कहीं इस सत्ता के माध्यम को हासिल करने के लिए इन्होंने इस बार जो है वो कभी वैक्सीन को सीढ़ी बनाते हैं, तो कभी साहब गंगा में बहती लाशों को सीढ़ी बनाते हैं, और कहीं चले आते हैं शिक्षकों की लाशों पर राजनीति करने। बताइए विकास जी, सरकार कहती है कि मैंने उन मृतक परिवारों के लिए गांव में प्रधानों से ये बात जारी कर दिया उनको पैसा कि हाँ ये जो गरीब परिवार, एक बात पूछूं आपको, एक बात पूछूं, आप बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, आप बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, आप राजनीति में अवसर तलाश रहे हैं, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, कभी जवाहर बाग सुना है समाजवादियों ने? कभी जवाहर बाग सुना है ना, जहां डीएसपी समेत पुलिस वाले मारे जाते हैं और एक एफआईआर भी नहीं करी जाती है, सैकड़ों पुलिस वाले मरवा दिए जाते हैं, केवल किसलिए कि राजनीति। मेरा निवेदन है हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर की जाती है, हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर की जाती है, और कितना मुआवजा दिया था आपने उन डीएसपी और पुलिस वालों को? पूरा देश ये जानना चाहता है कितना मुआवजा दिया था। शेखर जी एक निवेदन है, अरे भाई शेखर जी निवेदन है, शेखर जी निवेदन है, और विकास जी से भी निवेदन है। आपके पास
ना कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए है, ना समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन विकास संवेदनहीन लोग हैं, पूरा विपक्ष आज संवेदनहीन हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करूंगा कि सत्ता की इतनी बड़ी लालसा आज तक मैंने नहीं देखी जितने लालसा और लालचीपन इस समय विपक्ष को दिख रहा है। कितने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया आपके चैनल पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा। आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कितने भद्दे शब्द इस्तेमाल किए, आपको मालूम है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पिताजी को बंद करिए, ये तो राजनीति तुम्हारी देवपुर करके चलती है। और कल इससे पहले की डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये आपने सुना। ये इनका स्तर है समाजवादी पार्टी के लोगों का। ये बड़े भोले और भद्दे शब्द इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें इसी बात की शिक्षा दी जाती है, शब्दों का चयन उचित किया जाए। आप करिए या डिबेट में फायदा क्या है? अगर विकासी जी बोलते रहेंगे तो डिबेट में बैठने में फायदा क्या है? ये तो राजनीति आप लोग डेली करते रहते हैं। आज इतने संवेदनशील आप बात नहीं कर रहे हैं, ये तो आप डेली करते रहते हैं। ये तो आपको डेली करना है। जब इतना संविधानहीन मामला है तो उससे बात रखिए खाली, कौन क्या करता है, कौन को क्या नहीं करता है। जैसा आपने अभी हमको बताया है कि सरकार का नहीं होता, चुनाव आयोग को नहीं होता, आपको खुद ही जानकारी नहीं है। जब हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जब सुप्रीम कोर्ट गए मतगणना रोकने के लिए तो सरकार वहां पहुंच गई। सरकार ने वहां कहा जाके कि नहीं साहब हम तो मतगणना करा लेंगे। जब आपको खुद ही नहीं मालूम और डिबेट को खाली इधर उधर मोड़ने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि आप पहले पूरी जानकारी स्वयं करिए कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा सुप्रीम कोर्ट गए, जब यहाँ उनकी नहीं चली मतगणना रोकने के लिए। चुनाव कराने में माफी चाहूंगा, मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपके किसी भी विषय पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे। अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अब सुनना लीजिए सर। अब जब आपने सवाल किया तो थोड़ा सा जवाब ले लीजिए। जहां तक चुनाव कराने और चुनाव की गाइडलाइन, दो अलग अलग चीजें हैं। आप चुनाव कराने को इस गाइडलाइन से जोड़ के देख रहे हैं या चुनाव कराने का विषय अलग होता है? वहां सरकार ने अपना पक्ष रखा है और चूंकि हाईकोर्ट के निर्देश थे कि चुनाव तब तक संपन्न कराया जाए, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो अपने हाईकोर्ट को निर्देशित करना चाहिए कि वो अपना फैसला वापस लेता। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हावी मत होने दीजिए। आपसे अनुरोध है, आप एक शिक्षक संगठन के व्यक्ति हैं, आप निष्पक्ष होकर टिप्पणी करिए, इतना मेरा अनुरोध है। विकास जी, मैंने पहले ही कहा कि हम किसी पक्ष में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम ये तो तुमको रियल में बताना चाहेंगे कि जैसा आप कह रहे हो, सरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कहना चाहिए। अगर हाई कोर्ट को कहता और कहती है सुप्रीम कोर्ट में, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि मतगणना को रोक देना चाहिए, तब हमारी जो सरकार है, सरकार ने ही वहां कहा कि नहीं सर, हम मतगणना को बड़े सुचारू रूप से करा लेंगे, हम मतगणना में कोई भी संक्रमित व्यक्ति को प्रवेश नहीं होने देंगे। हम ये पूछ रहे जनपद फर्रुखाबाद में ये बताया जाए कि कितने लोगों को यहाँ जब मतगणना के अंदर प्रवेश हो रहा था, कितने लोगों की चेकिंग की गई, कितने लोगों को अंदर किया गया, सस्पेंड भी हुआ एक व्यक्ति। लेकिन भाई अब हम तो ज्यादा इसलिए नहीं कहेंगे कि आप कहोगे किसी पार्टी, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम दुखी हैं। आप लोगों पे कम फर्क पड़ रहा है, फर्क हम लोगों को पड़ रहा है। हमसे पूछो, प्रदेश के 16 से 21 हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जब डिबेट में ब्रजेश मिश्रा जी से जब उन्होंने कहा कि क्या तुम इस्तीफा दे दोगे क्या कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे और पद से भी इस्तीफा दे देंगे अगर हम अपने 16 से 21 लोगों को अगर हम कुछ नहीं करा पाते। उसके बाद सरकार ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे आदरणीय योगी जी ने कहा, आप सुनते जाइए, लेकिन हम योगी जी पे विश्वास कितना करें। इससे पहले हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, पुरानी पेंशन की योगी जी ने कहा कि हम बात करेंगे, आप लोग हमको 3 दिन का टाइम दे दीजिए, 3 महीने का टाइम दे दीजिए। हमारी पुरानी पेंशन कब खत्म हुई है? पुरानी पेंशन कब खत्म हुई है भाई साहब? थोड़ा पीछे हट के बोलिए। 2005 से लेकर के उत्तर प्रदेश में अन्य सरकारें भी रही हैं। मुझे लगता है कि सारी चीजें आप स्पष्ट करें अगर तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं, यही हमारे योगी जी हैं, इनके हमारे पास पत्र हैं, राजनाथ जी के पत्र हैं। जब विपक्ष में थे इन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन होना चाहिए, इसलिए बात हो रही है। 2005 में राजनाथ सिंह जी नहीं थे। 2005 के बाद आदरणीय मुलायम सिंह, आदरणीय अखिलेश यादव और बहन मायावती जी की सरकारें रही हैं। बहन मायावती जी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कहीं भ्रम था और वो आप धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, दूर करिए। क्या भ्रम था भैया?
मैं आपका एक भ्रम और दूर वो करना ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहेंगे और कोई फर्म नहीं है उनका। अरे भाई आपको क्या काम है? आप कांग्रेस के प्रवक्ता को क्या काम है? मुझे बताइए ना कि कांग्रेस के प्रवक्ता को क्या काम है? मुझे लगता है कि कांग्रेस की पुरानी नीति है, कांग्रेस की पुरानी नीति है दूसरे के कंधों पर बंदूक चलाना, लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का पुराना फंडा है। उसे कोई मतलब नहीं है कौन मरा, किसका स्वागत छिना, कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस को मतलब है सत्ता, सत्ता और सत्ता। कांग्रेस के लिए सत्ता सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा प्रश्न है सत्ता। सत्ता लोलुपता में इतने अंधे मत होइए कि आदमी के लाशों पे राजनीति करने लगी है। इतना निवेदन है मेरा कांग्रेस से। केवल सेवा करते हैं, सत्ता। अरे भाई साहब सेवा की थी ना आपने राम वृक्ष यादव की सेवा ही की थी ना, तभी तो डीएसपी समेत पुलिस वाले मरवा दिए थे। आपने राम वृक्ष यादव की सेवा ही की थी। जवाहर बाग याद होगा आपको, जवाहर बाग याद होगा ना। और सुनिए, अमिताभ ठाकुर की सेवा की थी आपने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था उनसे जूतों से सेवा करेंगे, आपके जूतों से। तो आदरणीय ये समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है। और जो भौंकने की बात की, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अपने शब्दों पे दोबारा ध्यान देना चाहिए। और आदरणीय अनिल जी बैठे हैं, भौंकने जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए इस डिबेट पे। भौंकने जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए इस डिबेट पे? भौंकने जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए? आदरणीय अनिल भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, आदरणीय अनिल मिश्रा जी भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, ताऊ जी बैठे हैं। भौंकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया इस डिबेट पर? क्या मैंने इनको कहा बंटी को कि ये सब गलत है, ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अनिल भाई ऐसे शब्द मैंने कभी नहीं बोले। मैं तेज बोलता हूँ, मैं तीखा बोलता हूँ, लेकिन मैं गंदा नहीं बोलता, मैं भद्दा नहीं बोलता। मैंने कहा बड़े भाई मेरी बात सुनिए। मैंने जो बात कही उसको तो आपने कहने नहीं दिया। जो मैंने बात कही उसको तो आपने सुना नहीं। आपने सुना नहीं, आप उनकी बात में लग गए। जैसा शब्द बोला गया है उसके लिए क्या कहेंगे आप? इतने भद्दे शब्द की क्या अपेक्षा करते हैं? आज तक आपके कई डिबेट में आप बैठे हैं, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इससे पहले? वो शब्द जो है वो बंटी ने स्वयं समझ लिया है और उसके बाद में ये भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ ये क्या कहना चाहता हूँ, ये डिबेट है। बोलिए यादव जी। अरे शेखर जी, यादव जी, अरे यादव जी पीछे हट के बोलिए, पीछे हट के। यादव जी पीछे हट के बोलिए, पीछे हट के बोल रहे हैं। हाँ बोले विश्राज बोलिए, पहले विश्राज को सुन लिया। शेखर जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक निवेदन कर दूं। शेखर जी, बहुत अरसा हो गया है सुनते हुए हम लोगों को पिछला इतिहास, राम मंदिर की बात, कभी हिंदू मुस्लिम की बात, कभी सबका साथ सबका विकास। हम अपने स्वयं को इस बात के लिए संकल्प लें कि कम से कम जो विषय है और जिस विषय को लोग बाग सुनेंगे, ये डिबेट जो है पूरे विश्व में सुनी जाएगी भैया, तो उसमें जो है लोगों को ये लगे कि कम से कम कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने इस डिबेट का मतलब ये है कि कुछ कारगर परिणाम निकले। मैं एक बात पे आ रहा हूँ, योगी सरकार ने जो है वो अपने उसके बाद में जब इनके माननीय जो है वो अपने प्रदेश अध्यक्ष ने कोई मांग उठाई तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम मुआवजा देंगे। विकास भाई ने ये बात कही, अच्छी बात है, योगी जी ने कहा कि हम मुआवजा देंगे। प्रश्न इस बात का है मुआवजा कितनों को मिलेगा? प्रश्न इस बात का है कि अभी भी वो प्रश्न अनुत्तरित है। ये उत्तर प्रदेश में प्रश्न अनुत्तरित है कि वहां पे 3 स्वीकार किए जाएंगे या 1621 स्वीकार किए जाएंगे, किस आधार पे, किन नियमों के अंतर्गत जो है वो लेने की बात करेंगे। चुनाव आयोग से आप जो है गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, मोहताजी नहीं सरकार की। जिलाधिकारियों से इस बात की रिपोर्ट मांगी जाए, बीएसए ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उनके पेपर सब निकाले जाएं, और उसके बाद में अगर ये पाया जाता है कि ये चुनाव में जो है संक्रमित होकर के और उसके बाद इनकी मृत्यु हुई, तो प्रदेश सरकार की मोहताजी नहीं है कि वो उस गाइडलाइन का पालन ही करे। वो उसके बाद में अपनी तरफ से भी एक कोई ना कोई कल्याण फंड से उनको दे सकती है पैसा। ठीक गलत बात। पहले ये तय करिए कि 3 है कि 1621 है, इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं आ रही है साफ तौर पर? विजय यादव जी खत्म कर रहे हैं, 1 मिनट में बोलिए जो बात रह गई हो। जी हम ये कह रहे हैं, हम खत्म ही करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं भैया कि अभी तक सारे जनपदों में सूचियां भेजी दी गई हैं और जिलाधिकारी को यहाँ से सबके हमारे जितने प्रदेश संगठन है सबको बुला के आज तक उनसे पूछा भी गया है, उनके बारे में जानकारी भी की गई है। लेकिन हमें फिर भी खेद है, हमारे मित्र विकास जी यहाँ बैठे हैं, हमें ये इसलिए ये खेद है कि जनपद फर्रुखाबाद के आला अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय
या किसी आला अधिकारी ने आज तक ये जो वहां से सूची मैं समझता हूँ सब जनपदों में भेजी गई है, लेकिन आज तक कहीं ये नहीं सोचा कि हम किसी से जानकारी करें, किसी की जांच करें कि ना करें। चूंकि अगर किसी को डेट वाइज पता है, प्रशासन को बाद में पता होगा। जो हम लोगों ने एक एक डेट दिया है कि फला डेट में कौन व्यक्ति मरा है, 13 तारीख में कौन मरा, 14 में कौन मरा, 26 का। और इस कोरोना के कहर क्या बता दूं, एक विद्यालय की तो 2 अध्यापकाएं, रोमाना खान और शिल्पा पाल, एक ही विद्यालय की 2 टीचरें खत्म हो गई। और एक हमारे रहीसुल हसन जी थे, उनका बेटा प्रशिक्षण के लिए उनको लेके आया और प्रशिक्षण को वो दोनों लोग संक्रमित हो गए। संक्रमित होने के बाद बेटा पहले खत्म हो गया और वो खत्म हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार को, जैसा हाई कोर्ट ने कहा है कि 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी भी मांग है कि हम जो हमारे मृतक जो हैं उनके परिवार वालों को उनको अनुग्रह राशि मिलनी चाहिए। और जैसी हाई कोर्ट ने भी कहा कि 1 करोड़ की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी मांग की 1 करोड़ की, हमारे भी जनपद फर्रुखाबाद के जो लोग दिवंगत लोग हैं उनको 1 करोड़ की अनुग्रह राशि मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है। बोलिए अनुपमा, जल्दी बोलिए। लेकिन मैं एक बात विकास को केवल यहाँ स्पष्ट करूंगी इस विषय पे कि आज से 2-3 डिबेट पहले की डिबेट में विकास ने शुरू ही इस बात पे किया था कि लोग बाग बीच में टोकते बहुत हैं, और आज बिल्कुल निरंतर विकास ने ये काम किया है, पहली डिबेट को बोलने नहीं दिया है, और तुम फिर यही बोल रहे हो जी। जवाब दो विकास। पहली बात मैं अनुपमा जी सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं आदरणीय यादव जी भाई साहब को कि उत्तर प्रदेश में जैसे हाईकोर्ट का उन्होंने विषय रखा, तो हाईकोर्ट ने जो आंकड़े कहे हैं वो 100 कुछ लोगों के लिए कहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जानती है कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं अलग हो सकते हैं, इसलिए हम लोग नीचे से ये आंकड़े मंगवा रहे हैं और निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुआवजा देने का और साथ ही साथ मृतक आश्रित कोटे में नौकरी देने का भी हम ये प्रावधान करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम अमेंडमेंट अगर करने की जरूरत पड़ी सरकार को तो सरकार संशोधन भी करेगी। इसके लिए आपको विकास जी बता दें कि आपको उसके अमेंडमेंट जानने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पहले से प्रावधान है कि अगर कोई शिक्षक की मृत्यु होती है तो उसको 1 आदमी को नौकरी मिलेगी, उसमें कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। दूसरी हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए अभी आज के तारीख में अभी हमने देखा है पुष्टाहार विभाग ने, बाल पुष्टाहार विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए 50 कर्मचारियों के लिए और अधिकारियों के लिए 50 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा कर दी है, आदेश जारी कर दिया है, लेकिन आज तक हमारे योगी जी की सरकार और हमारे सचिव, हमारे शिक्षा परिषद से कभी कहीं से भी आज तक किसी शिक्षक के लिए या किसी शिक्षक अधिकारी के लिए आज तक कोई अनुग्रह राशि की घोषणा नहीं हुई है। ये कह देना, इसको हम बिल्कुल नहीं मानते कि उनको इतना मिलेगा, उनको इतना मिलेगा। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मुझे पूरा संतोष होगा, क्योंकि फिर हम मांग करते हैं। और विकास जी आप भी चाहते हैं, यदि आपके मन में ये है कि फर्रुखाबाद के या पूरे दिवंगत शिक्षक आत्माओं को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, तो आप भी अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि हाँ 1 करोड़ उनको मिलना चाहिए। ये आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपके भी घर परिवार के लोग होंगे, हमारे सारे के सारे 16 से 21 घर परिवार के लोग ही हैं। ठीक। आज हम सबने जो आज डिस्कशन किया है और जिस तरह से विजय यादव जी ने अपनी आवाज उठाई है, निश्चित रूप से ये आवाज शासन तक पहुंचेगी और कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे। इस उम्मीद के साथ आज की इस डिबेट को, आज की इस बहस को खत्म कर रहे हैं। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, वरुण जी का, अनुपमा जी का, विकास का, संजीव का और वरुण त्रिपाठी का, गौतम कश्यप का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम, मेरा सभी को प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।